हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसे हिंदी में कॉमन सिविल कोड भी बोला जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। क्या मोदी सरकार द्वारा 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर जैसे मसले हल करने के बाद अब आपने इस एजेंडे पर भी काम करेगी? इस पर सबकी नज़र है। दोस्तों, देश में पिछले कुछ समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा फिर जोर पकड़ चुकी है, जिसे कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के रूप में भी जानते हैं। मोदी सरकार द्वारा 3 तलाक, धारा 370 को निष्प्रभावी बनाने और राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बहुत लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने वादे को पूरा करेगी और संसद में इसके लिए एक्ट लेकर आएगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आखिर यह कोड क्या है और इससे क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सबके लिए शादी, तलाक, पैतृक संपत्ति जैसे मसलों में एक तरह का ही कानून लागू होगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका विरोध क्यों होता है आखिर। देश में जब भी सभी समुदायों के लिए एक जैसा कानून और नियम लाने की बात होती है तो उसका विरोध होता रहता है। इसी तरह जब जब कॉमन सिविल कोड की बात सामने आई, उसका विरोध शुरू हो गया। आज़ादी के तत्काल बाद 1951 में भी जब तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की तो न सिर्फ इसका जोरदार विरोध हुआ, बल्कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ऐसा कानून लाने पर सवाल उठाए गए। देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके अलावा जब भी कॉमन सिविल कोड को लाने की कोशिश हुई, इसका एक वर्ग द्वारा जोरदार विरोध हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कोड के समर्थकों और विरोधियों के क्या तर्क हैं। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है, विरोधियों का यही कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। भारत में काफ़ी विविधता है और अलग अलग धर्मों ही नहीं बल्कि तमाम समुदायों, जनजातियों की अपनी अलग अलग सामाजिक व्यवस्था है। उनका कहना है कि उन पर एक समान कानून थोपना उनकी परंपरा को ख़त्म करना और एक तरह की ये जाति ही होगी। इसी तरह इस तरह के कोड से पारसियों को भी बहुत समस्या हो सकती है, जिनकी मान्यताएं, परंपराएं बहुत अलग हैं। इसका समर्थन करने वाली बीजेपी और अन्य समर्थकों का कहना है कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना है। इस कानून के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के सभी भेदभाव खत्म होने का दावा किया जाता है। इसके तहत हर धर्म के कानूनों में सुधार और एक रूपता लाने पर काम होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। इसके समर्थकों के मुताबिक विभिन्न धर्मों के विभिन्न कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से एकता को बढ़ावा मिलेगा और देश का विकास तेज होगा।
इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी। भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की है। ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में भी बदलाव आएगा, यानी वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि लोगों के धार्मिक अधिकारों का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि समान नागरिकता संहिता लागू होने से लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनाने का अधिकार छिन जाएगा। लोगों के बाकी सभी धार्मिक अधिकार रहेंगे, लेकिन साथ ही शादी, पैतृक संपत्ति, संतान विरासत जैसे मसलों पर सबको एक नियम का पालन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इसे लागू करना या लागू ना करना पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 कहते हैं कि किसी भी वर्ग को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को मनाने की पूरी आज़ादी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से हर धर्म के लोगों को सिर्फ समान कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामलों शामिल होंगे। ये लोगों को कानूनी आधार पर मजबूत बनाएगा। दोस्तों, अभी सभी धर्मों के पर्सनल कानून अलग अलग हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदुओं के लिए 1951 में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इसके तहत बौद्ध, सिख, जैन ये भी आते हैं। इन कानूनों में हिंदू महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया गया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पहले 3 तलाक प्रथा को मान्यता थी, जिसके तहत एक पति अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। लेकिन मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कानून बनाकर इसे प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमान पुरुषों को 4 शादियां तक करने का अधिकार है। इसके अलावा शादी, विरासत जैसे कई मसले अभी इस पर्सनल कानून के हिसाब से तय होते हैं, जो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद ख़त्म हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, जो कि शाह बानो केस है। ये एक ऐसा मामला था जिसने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। इस केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लेकर आई। 1978 में इंदौर की रहने वाली 62 साल की मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। 5 बच्चों की बुजुर्ग मां ने गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का विरोध किया तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार नया अधिनियम लेकर आई, जिससे केस जीतने के बावजूद शाह बानो को उसका हक नहीं मिल सका। इस केस ने देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ ईसाइयों का पर्सनल लॉ कैसा है। ईसाइयों के पर्सनल कानून में 2 बातें अहम हैं। एक, शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी होता है। इसके अलावा लड़की का माँ की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। एक तरफ जहां भारत में सभी धर्मों को एक समान कानून के तहत लाने पर विवाद है, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इसे लागू कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कई देशों में
इस्लाम धर्म राज धर्म की तरह है और सभी पर इस्लामी कानून लागू होते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कई बार यह सलाह दे चुका है कि जेंडर की समानता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और पर्सनल लॉ के नाम पर चल रहे सदियों पुराने दस्तूरों को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में समान नागरिक आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के एक संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि गोवा बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है, जिसके तहत उत्तराधिकार और विरासत का नियम लागू है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट साल 2018 में पेश की गई थी। तब कमीशन ने कहा था कि इस स्टेज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा पर्सनल कानूनों में सुधार की ज़रूरत है। धार्मिक परंपराओं और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान क्या कहता है इसके बारे में। देश के सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड की चर्चा सबसे पहले 1840 में ब्रिटिश सरकार के दौरान आई थी, जब लेक्स लोसी रिपोर्ट के आधार पर अपराध, साक्ष्य और कॉन्ट्रैक्ट के लिए समान कानून बनाए गए थे। हालांकि तब भी हिंदू और मुस्लिम पर्सनल कानूनों को छेड़ने का साहस तत्कालीन सरकार नहीं कर पाई थी। आज़ादी के बाद जब देश के संविधान बनाने के लिए बनी संविधान सभा ने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन विरोध को देखते हुए इसे अनुच्छेद 44 के पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर सरकार चाहे तो इसके लिए कानून ला सकती है और इस पर कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी बहुत अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस सिविल कोड के बारे में पता चल सके और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या राय है कि इस कानून को लाना चाहिए या सरकार को कितनी जल्दी से लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जो भी आप लोगों की राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।